अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो हम बात करने लगे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। मैं राधा शाहरुख हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड अपना इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा, किसी वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इफ़ यू वांट। तो आज जो हम बात करने लगे हैं वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। इसमें जो है एंग्जाइटी डिफरेंट होती है एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज़ डिफरेंट। तो उसकी भी हम बात करेंगे। एंग्जाइटी जो होती है, अगर वो ज़्यादा परसिस्टेंट हो जाए तो वो फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्ट एंग्जाइटी से ही होती है, पर एंग्जाइटी जो नॉर्मल होती है आपको, मतलब नॉर्मल तो वो नहीं होती, पर मतलब जो आपको नॉर्मली होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़मर्रा के कामों में, उसको वो एंग्जाइटी को डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। डिसऑर्डर तब हम कहेंगे, किसी भी डिसऑर्डर को तब हम डिसऑर्डर कहेंगे जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी सोशल इमोशनल सारी जो ये हैं इनको अफेक्ट करने लग जाएगा। एक नॉर्मली अगर हो रही हो टाइम टू टाइम तो वो हम कहेंगे हेल्दी एंड इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर और इलनेस। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच एंग्जाइटी इज़ मेजर एलिमेंट। ठीक हो गया, वो डिसऑर्डर होता है। सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, सोशल एंग्जाइटी, डिफरेंट एंग्जाइटी, जिसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और इसमें भी बात कर लेंगे। पर जो एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा उसमें स्पेसिफिक डिसऑर्डर को डिटेल्स में बताऊंगा, या एक एक डिसऑर्डर पे वीडियो बनाऊंगा। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच एंग्जाइटी इज मेजर एलिमेंट, कि एक मेजर एलिमेंट होता है। दे आर मोस्ट प्रेवलेंट ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो ये आजकल भी बहुत कॉमन है एंग्जाइटी, बच्चों बड़ों, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, बच्चों को भी डेवलप हो रही होती है। इट्स जेनेटिक और इन्वायरमेंटल भी होता है। जो चीज़ जेनेटिक होगी, जब तक इन्वायरमेंटल का इफेक्ट नहीं आएगा तो वो मतलब उतनी उभर के बाहर नहीं आएगी। तो ये बात भी होती है। अगर हम उसको टाइमली मैनेज कर लें, जल्दी एज में मैनेज कर लें, तो वो चीज़ मैनेज हो सकती है। एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन होता है कि जो ज़्यादा आपको घबराहट हो, ज़्यादा जो आपको एकदम टेंशन दे रही है। एप्रिसिएशन कॉज बाय एंटिसिपेशन ऑफ एन इल डिफाइंड थ्रेट और डेंजर दैट इज़ नॉट रियलिस्टिकली प्रेजेंट। एंग्जाइटी होता है कि हम उस हम थ्रेट या मतलब कि हम डेंजर के बारे में सोच रहे होते हैं, टेरर के बारे में जो होने वाला है। तो इसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा। जैसे आपकी अगर कल प्रेजेंटेशन है या जिस दिन भी है, होनी है फ्यूचर में, हमने प्रेजेंट करना है, तो आप उसके लिए अगर आप परेशान हो रहे हो या एकदम आपको एंक्शस हो रहे हो तो आप फ्यूचर का सोच रहे हो। इल डिफाइंड थ्रेट एंड डेंजर, जरूरी नहीं कोई डेंजर हो, आप सोच रहे हो कि आई विल मेक फूल ऑफ माई सेल्फ, मेरा मजाक बन जाएगा या मैं भूल जाऊँगा सारा, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो वो होगा। डिप्रेशन में मोस्टली जब हम इफ़ विल टॉक अबाउट डिप्रेशन और सैडनेस, तो वो ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड होती है, फ्यूचर से होती है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि फ्यूचर में क्या होगा, बट इफ़ यू आर अफ्रेड, एप्रीहेंशन हो रहा है आपको फ्यूचर के रिलेटेड इवेंट्स के बारे में, तो दैट इज़ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होती है। तो इसमें भी ये बात है, एंग्जाइटी इज फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन कॉज बाय एंटिसिपेशन इल डिफाइंड थ्रेट और डेंजर दैट इज़ नॉट रियलिस्टिकली, ठीक है, रियलिस्टिकली नहीं होती। थोड़ा बहुत आप लॉजिकली कह भी रहे हो कि अच्छा मेरी अगर तैयारी नहीं है तो शायद कल मैं गलत प्रेजेंट कर दूँ। आपको क्या पता आप अच्छा प्रेजेंट कर दो, या आप आज तैयारी कर लो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो ये आपकी कॉग्निशन से भी रिलेटेड होती है एंग्जाइटी। कॉग्निशन होता है कि जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रही होती हैं, सोचे, उससे रिलेटेड होता है। जितनी आपकी सोच नेगेटिव या सही नहीं होगी, उतनी आपको एंक्शसनेस ज़्यादा होगी। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर या नॉर्मल एंग्जाइटी में भी इफ़ यू आर वर्किंग विद थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, या वैसे भी किसी प्रोफेशनल के साथ काम करें, तो दे विल वर्क ऑन योर कॉग्निशंस, क्योंकि कॉग्निशन से ही आपका ज़्यादा ताल्लुक होता है एंग्जाइटी का। तो आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव कर लेंगे, तो योर एंक्शियसनेस विल बी मिनिमाइज्ड। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का लोग कुछ ये भी कहते हैं, मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है वीडियोस में, बहुत बड़े प्रोफेशनल्स कहते
कैन बी ट्रीटेबल। 100% कभी भी नहीं हो सकती। इट कैन बी मैनेज बट नॉट ट्रीटेबल। तो जो ट्रीटेबल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बेशक वो मैनेज की बात कर रहे हैं, वो गलत वर्ड यूज़ करें। ट्रीटेबल मीन कि जिसका क्योर हो जाता है। एंग्जाइटी इज़ नॉट क्योरेबल, इसका 100% इलाज नहीं। इट कैन बी मैनेज, पर उनको अपने पेशेंट को सिखाना था कि टाइम टू टाइम में वापस भी आ सकती है, तो आपने उस पर काम करते रहना है। एंग्जाइटी का एलिमेंट्स की अब हम बात करें, उसमें एक फियर भी आ जाता है। फियर इफ तो आपको पता ही होगा, इट इज़ एन इमोशनल रिएक्शन टू अ नॉन वेल डिफाइंड एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है, एक्सटर्नली जो आपको थ्रेट या फियर आ रहा है, तो ये हो गया आपका एंग्जाइटी में फियर का एक एलिमेंट होता है। उसके बाद नॉर्मल एंड अब नॉर्मल एंग्जाइटी आ गया। तो डिसऑर्डर्स की जो बात करें, जो चीज़ नॉर्मल है वो डिसऑर्डर में कंसिडर नहीं होकर नॉर्मली आपको आ रहा है। जब अब नॉर्मैलिटी में चली जाए वो डिसऑर्डर कंसिडर हो जाता है, कोई सा भी डिसऑर्डर। इट इज़ कंसिडर्ड पैथोलॉजिकली व्हेन इट बिकम abnormally severe, pervasive, persistent, irrational, इनअप्रोप्रिएट एंड हैंडीकैपिंग। हैंडीकैपिंग मीन होता है कि जो आपको मतलब कि डेली लाइफ फंक्शनिंग करने में आपकी रुकावट बन रहा है, ये हो गया इरेशनल। और ये सारा आपस ऐसे सवेयर तो होगा कि सवेरिटी हो रही है तो डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। इरेशनल आपको फियर हो रही होती है कि ये हो जाएगा, आप उसके बारे में बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो, इरेशनल हो गया। एक हमारा ऑप्टिमम लेवल होता है, मतलब ऑप्टिमम लेवल से चीज़ें चली जाएं तो वो किसी प्रॉब्लम में बदल जाती हैं। ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंग्जाइटी हम कहेंगे नॉर्मल है, वो हर किसी को होती है। कि बहुत कॉन्फिडेंट बंदा भी होगा उसको भी एंग्जाइटी थोड़ी बहुत हो सकती है कि कल पेपर है या कुछ गलत मुझसे सपोज हो गया है। तो विद ऑप्टिमल लेवल एंग्जाइटी कैन बी बेनिफिशियल। इसलिए बेनिफिशियल क्यों, आपको वो मोटिवेट कर रही होती है काम करने के लिए। अगर आपको थोड़ी बहुत बिल्कुल भी एंग्जाइटी ना हो तो आप कोई भी काम अपना मेहनत से ना करो। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी, हम एंग्जाइटी का बात करें, इसलिए गॉड ने हमें एंग्जाइटी थोड़ी बहुत दी हुई है। इन एक्सेस मतलब कि एक्सीड हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, इट कॉजेज डिटेरिएशन इन परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर देगी, आपकी अफेक्ट करेगी। अब हम बात करेंगे एंग्जाइटी के सिम्टम्स की, और बहुत मोटे मोटे मैं बातें बताऊँगा, ईजी वर्ड्स में बताऊँगा। ऑटोनॉमिक अराउजल आ गया, सोमैटिक सिम्टम्स आ गए। ऑटोनॉमिक अराउजल तो चुपके एकदम आ जाते हैं ना, फिर फियर आ गया, आंखें झपक ली, वो ऑटोनॉमिक अराउजल हो गया। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आगे आगे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जो आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, फिजिकल सिम्टम्स पहले आ सकते हैं। पहले होता है कि आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, सोचें आएंगी, आपको कोई और कॉग्निशन इशू होगा, आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, या आपको उस तरह। तो फिर उसके बाद फिजिकल आते हैं। पर ये डिपेटेबल है, कोई लोग कहते हैं पहले फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पहले सिम्टम फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, दैन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। सम थेरिस्ट से या रिसर्च से इसके पहले साइकोलॉजिकल आते हैं फिर फिजिकल। तो वो डिबेटेबल हो सकता है, उस पर आप रिसर्चेस पढ़ें और इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो मैं डिटेल में, पहले मैंने नहीं बताया, ये लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक अराउजल और सोमैटिक सिम्टम्स क्या होते हैं। सोमैटिक सिम्टम्स आपके रिलेटेड होते हैं जो आपके बॉडीली सिम्टम्स से होते हैं, जैसे हम सोमैटिक डिसऑर्डर की भी बात करते हैं तो उसमें भी आपको सोमैटिक सिम्टम, बॉडीली सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक अराउजल हो गया पैल्पिटेशन, ठीक हो गया, ये सारे लिखे हुए, चेस्ट पेन, डायरिया, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सारे आप ये देख लें, ये सारे ऑटोनॉमिक अराउजल होंगे, आपके एकदम आ रहे होंगे। सोमैटिक सिम्टम आपका बॉडी से रिलेटेड होंगे, मसल टेंशन, ट्रेमर्स, फटीक होगी, मसल एक हो गया, उसमें हेडेक हो गया, पेट में दर्द हो गया। स्पेशली एंग्जाइटी में और सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर में आपको पेट में भी दर्द बहुत होता है, हेडेक भी कॉमन होता है, मसल टेंशन भी। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो गया फियर, एंटिसिपेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, वरिंग थॉट्स, ठीक है, ये सारा हो गया इंसोम्निया। तो ये आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, और इसको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा डिटेल में ना बात करूँ, क्योंकि उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक एक डिसऑर्डर पे। अभी मैं ब्रीफली बताऊँगा। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में एक हो गया जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो आपको
नाम से पता, जनरलाइज मीन के डिफरेंट चीज़ों को लेके। पैनिक डिसऑर्डर में आपको बहुत झटके, पैनिक, एकदम अटैक्स आने लग जाते हैं, उस पर बारे में बात कर लेंगे। फोबिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं, रिलेटेड टू एंग्जाइटी इसका एक सिम्टम भी होता है। फोबिया मतलब कि स्पेसिफिक आपको फोबिया हो, किसी चीज़ से बहुत डर लग रहा हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बिल्कुल एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है, बस उसका एंग्जाइटी पर उसका एक एलिमेंट है, सिम्टम है, क्योंकि उसमें आपको एंग्शियसनेस थॉट्स आ ही रही होती है ना ओसीडी में। मतलब थॉट्स, आपको ऑब्सेशन थॉट्स आ रही होती हैं, उसके बाद आपको वो ऑब्सेसिव थॉट्स और एंग्जाइटी में तब्दील हो रही होती है, फिर उसके बाद आप कंपल्शंस कर रहे होते हो, जो बिहेवियर आप परफॉर्म कर रहे होते हो ऑब्सेसिव थॉट्स की वजह से। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया कि कोई भी आपका ट्रॉमेटिक या कोई हादसा आपके साथ बुरा हो रहा है, उसके बाद आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा। एनबी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद सब्सटेंस अब्यूज डिपेंडेंस और विद अ जनरल मेडिकल कंडीशन आर डायग्नोज्ड अकॉर्डिंग टू द इथियोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजेस। एंग्जाइटी बहुत मतलब कि बहुत से डिफरेंट आप देखोगे, डीएसएम में भी देखो तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की वो कमॉर्बिडिटी में या स्पेसिफायर्स में आता है, ओवरलैपिंग हो रहा होता है, सिम्टम्स होते हैं कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी आपको एंग्जाइटी आ रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तो सिर्फ लिस्ट किए हुए हैं या जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर डीएसएम ने बताए हुए हैं वही उसी में एंग्जाइटी होती है, और भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जिनका होता है सिम्टम एंग्जाइटी। ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कि आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डीएसएम तो 6 मंथ तक आपको रहनी चाहिए एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो गई तो वो डिसऑर्डर में बदलेगी। कॉज ए सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट इन फंक्शन। तो डिसऑर्डर का आपने याद रखना है, खाली एंग्जाइटी का नहीं, कोई भी डिसऑर्डर है इफ़ इट्स कॉजिंग इम्पेयरमेंट इन फंक्शन और ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे 6 टाइम के लिए कॉजिंग इम्पेयरमेंट इन फंक्शन, डेली लाइफ फंक्शन, तो वो डिसऑर्डर या इलनेस में काउंट होगा। ओनली 1/3 ऑफ पेशेंट सीक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प, तो जस्ट गो टू मेडिकल स्पेशलिस्ट। ठीक हो गया कि ये भी एक है कि साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल हेल्प को हम उतना फोकस नहीं करते, हम चाहते हैं कि दवाइयाँ या मेडिकल ट्रीटमेंट हमें मिल जाए, हम फ़ौरन ठीक हो जाएं। तो ये भी बात है कि आपको साथ साथ दवाइयाँ लेने की, दवाइयों की डिपेंडेंसी भी हो जाती है, वो हम बाद में बात करेंगे, मेडिकेशन या मेडिकेशन वर्सेस थेरेपी और काउंसलिंग की। क्योंकि आप बेशक मेडिसिन ले भी रहे हो, इट्स बेनिफिशियल, आपके बायोलॉजिकल वो सिम्टम्स को ठीक कर रही है, बायोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, बट साथ साथ आपको स्किल्स भी सीखनी होती हैं उसको मैनेज करने के लिए। जैसे अगर एंग्जाइटी की बात करो, एंग्जाइटी को, उसकी थॉट्स को, एंग्शियस थॉट्स को, तो उसके लिए आपको स्किल्स सीखने के लिए आपको जो है थेरेपी और साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग ही चाहिए, वरना तो आप सिर्फ मेडिसिन के डिपेंडेंट हो जाओगे। थेरेपी एंड काउंसलिंग मेक यू इंडिपेंडेंट। तो बेस्ट जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि आपको पता लग सके, वरना तो आप डॉक्टर के पास जाएं तो अगर आप दवाइयों से ही स्टार्ट लेना, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड। यानी कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो कह रहा हूँ, फिर ये होता है कि दवाइयाँ आप लेने लग जाओ तो उसके आदी हो जाते, छोड़ो तो वही सिम्टम। बिकॉज माई ब्रदर इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल पेशेंट, तो वो जब दवाइयाँ छोड़ा तो वही सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो डिपेंडेंसी हो जाती है। तो ज़रूरत है तो ज़रूरी लें आप, पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि जितना दवाइयों से दूर रह सकें तो बेटर है, क्योंकि थेरेपी और काउंसलिंग मेक्स यू इन मोर इंडिपेंडेंट। ये एपिडेमोलॉजी की बात की है, प्रेवलेंस कह लो, लाइफ टाइम प्रेवलेंस 45% है, ये वर्ल्ड वाइड का। 1 ईयर का है 3 to 8%, मेल टू फीमेल रेशो है 1 मेल to 2 फीमेल। 50 to 90% ऑफ पेशेंट हैव अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर एज वेल। जैसे मैंने कहा ना कॉमॉर्बिडिटी होती है, तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स, अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं भी है, एंग्जाइटी बहुत से डिसऑर्डर्स का सिम्टम्स होता है, इलनेस डिसऑर्डर भी बीच में आ जाता है। तो अगर आप डीएसएम में पढ़ रहे हैं, कोई और बुक में पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर्स की, नॉर्मल की बुक पढ़ रहे हैं, तो बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर नॉट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, बट उनके सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी, उसमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ जाते हैं। इट्स कॉमनली कोएक्सिस्ट। ठीक हो गया, ये तो मैंने बात कर दी। ये जनरलाइज एंग्जाइटी का हो गया।
ये आप देख लें। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पैनिक अटैक, जो मैंने बात किया कि आपको बहुत से इसमें झटके भी आ सकते हैं, एकदम एंग्जाइटी का पैनिक अटैक हो जाता है, शिद्दत हो जाती है। ज़रूरी झटके आए ना आए, इसके कारण कारण होता है एकदम स्पॉन्टेनियस और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स। एकदम आपको एक क्यूट एपिसोड इंटेंस, आपको ऐसे लग रहा होता है। मैं आपको जर्नल बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एंक्शियस हूँ, नाउ हैव मैनेज इट। तो अपने लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो मतलब बचपन में जैसे मेरी सोशल एंग्जाइटी भी थी, तो और जो रिपोर्ट भी किया है क्लाइंट्स ने भी, कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे एकदम आपके ऊपर कोई भाषा आ गया है, आपको एकदम अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है कि उधर से निकल जाओ। इंटेंस फियर हो गया, इंटेंस एंग्जाइटी हो रही है, दैट यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आपको लग रहा होता है कि घबराहट सी होने लग जाती है। इट मे बी एसोसिएटेड विद अगोराफोबिया। अगोराफोबिया सोशल एंग्जाइटी की ही किस्म समझ लें। Diagnosis of panic disorder is made if attacks are repeated। 4 attacks एक मंथ में आते हैं तो आप फिर करोगे। और एडिशनल है एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। पैनिक अटैक के क्लिनिकल फीचर्स हो गए। वही बात कि कोई भी आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर या कोई भी डिसऑर्डर ले रहे हो, उसमें इम्पेयरिंग ऑफ फंक्शंस आना लाजमी है कि आपके रोज़मर्रा के काम अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्लिनिकल डिसऑर्डर या इलनेस में आएगा। 1 मिनट। सॉरी, मुझे स्नीजिंग शुरू हो गई थी, फ्लू हुआ हुआ है। तो ये हमने बात कर ली ना। क्लिनिकल फीचर ऑफ पैनिक अटैक हो जाएंगे वही कि डिसऑर्डर इज जब आपकी इम्पेयरिंग आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग में कॉज कर ले। द पैनिक अटैक की बात करें, द पेशेंट में फियर और वरी अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ द अटैक। क्योंकि एंग्जाइटी में ये बड़ा होता है कि आपको एक दफ़ा हो जाए या आपको पता है कि आपको होगी, तो यू आर बीइंग स्केयर्ड ऑफ इट। आपको होता है कि गोइंग क्रेजी, लूज कंट्रोल हो जाएगा, मैं बैलेंस अपने आप को कर लूँगा, मुझे दोबारा ये अटैक आ जाएगा, या मैं अनकम्फर्टेबल फील करूँगा सिचुएशन में। तो आप उसके बारे में भी फियर सम होते हैं, वही एंग्जाइटी थॉट्स। दिस लीड्स टू रिपीटेड एडमिशन टू आईसीयू एट क्लोजली इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया। उसमें ये है कि आपको ज़रूरत है एडमिशन की अगर आपको सवेयर हो रहा है। पैनिक अटैक, यही वही बात हो गई, इज अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन और कॉन्सिक्वेंसेस। और जो होता है पैनिक अटैक रहता है 10 सेकंड तक। 10 सेकंड, सॉरी 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक रहता है। एक्सीड भी हो सकता है, पर नॉर्मली अगर हम देखें जो मोस्ट कॉमनली रहता है 10 to 30 मिनट्स रहता है, या 5 to 30 मिनट्स भी रहता है। जो और इसमें वही बात आ गई कि फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। कोई भी डिसऑर्डर होगा, स्पेशली साइकोलॉजिकल, और उसमें आपका साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे दोनों। अब हम पैनिक अटैक्स की बात करें, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एंड फिज़िकल सिम्टम्स की, तो फिज़िकल सिम्टम्स एंग्जाइटी सिम्टम्स में आएगा, पल्पिटेशन होगी, मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, चेस्ट में पेन होगी, ये सारे एंग्जाइटी के आपके पैनिक अटैक्स के स्पेशली हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आपको हो सकता है कि सांस नहीं आ रहा, चेस्ट में पेन, स्वेटिंग, चिल्स आ रहे हैं आपको। चिल्स मतलब होता है एकदम आपको ठंडे पसीने आ गए, या बहुत गर्मी लग रही है। कईयों को बहुत गर्मी लगती है एंग्जाइटी या पैनिक अटैक में, और कईयों को बहुत एकदम ठंडा फील होने लग जाता है। फीलिंग डिजी, मतलब आपको चक्कर आने लग गए हैं, बिल्कुल हल्का सा लग रहा है, कईयों को भारी लगने लगा है, नौजिया, या कईयों की तबीयत ख़राब होती है, कईयों को वॉमिटिंग्स भी शुरू हो जाती हैं, कईयों का पेट में दर्द। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वही जो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है, फियर ऑफ डाइंग, लूज कंट्रोल, एंग्जाइटी हो रही है आपको। अब हम बात करेंगे कॉजेज एपिडेमोलॉजी ऑफ, मतलब प्रेवलेंस की बात करेंगे, सॉरी नॉट कॉजेज। तो लाइफ टाइम प्रेवलेंसेज हम ये वर्ल्ड वाइड की बात करें, 3 to 5%, मेल टू फीमेल रेशो 1 to 2, और जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट हैव साइकाट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बीच में कॉमॉर्बिडिटी देखी गई है एंग्जाइटी डिसऑर्डर से। पैनिक डिसऑर्डर ऑनसेट चाहिए होता है
cause and prognosis. It usually starts, ठीक है, ये अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट होता है, मतलब कि 25 की उम्र में ज़्यादा स्टार्ट होने लग जाता है, पर बच्चों में भी ये अब कॉमन हो गया, शायद हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। क्रॉनिक कोर्स ऑफ रेमिशन एंड ये हम सारी बातें बाद में करेंगे डिटेल जो है ना। अगर आप एक चाहेंगे कि मैं आपको एक साइकोलॉजी की मैं बात करता हूँ, साइकोलॉजी के टर्म्स जो है ना, जैसे डिसऑर्डर्स में यूज़ होती हैं, वो मैं आपको एक दफ़ा समझा दूँ, जब मेन रिमिशन, पार्शियल रिमिशन मतलब ख़त्म, और इस तरह कमॉर्बिडिटी, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको भी समझ आए जब मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि आप उसको ले माइंड में भी सही से समझा नहीं पाते। अब हम बात करें फोबिक डिसऑर्डर्स की। फोबिया की पहले बात करेंगे। फोबिया हो गया, वही बात होगी, फोबिया वर्सेस फोबिक डिसऑर्डर्स। फोबिया इज़ अ फियर रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिचुएशन हो सकता है। ये भी आप चाहेंगे तो मुझे बताते रहा किस किस चीज़ पे मैं बनाऊँ, या मैं जिस बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें से भी कोई टॉपिक आपको मिल रहा है कि स्पेशली इस पर मैं वीडियो बनाऊँ प्रेजेंटेशन, तो आप वो भी बता दें। जैसे मैं फोबिया की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अब जैसे फोबिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अगर आप चाहें मैं एक एक पे या सारे एक्सप्लेन करूँ, उस पर भी आप बता देना। वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि कम ही, मैं ज़्यादा ना ही लंबा करूँ, पर हो रही है, शायद 30 मिनट्स तक चली जाए। तो फोबिया आपको फियर होता है, इंटेंस फियर, वही आ गया, जो आपकी लाइफ को मतलब के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। जैसे फ़्लाइट का कईयों को एयरप्लेन फोबिया होता है, तो वो नॉर्मल होगा, एक किस्म का फियर होगा, पर तो फोबिया या फोबिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा कि जब आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। आप प्लेन में बैठ ही नहीं पा रहे, कहीं जाना भी आया तो आप घबरा रहे हो। The phobia disorder is diagnosed if the experience fear is intense और cause patient to avoidance आ जाती है। एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें अवॉइडेंस सबसे बड़ा एक होता है, सिम्टम कह लो, होता है कि आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। इफ़ यू हैव ड्राइविंग एंग्जाइटी यू विल अवॉइड ड्राइविंग, इफ़ यू हैव एलिवेटेड एंग्जाइटी यू विल अवॉइड या अगोराफोबिया। कहीं को क्लस्टरफोबिया भी होता है कि ज़्यादा चीज़ों में या लोगों में घबराहट होती है, तो आप अवॉइड करोगे। मेन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इज़ एंग्जाइटी। आप इसको देखें भी कि किसी चीज़ को वो अवॉइड कर रहा है बार बार, एक आध बात तो बंदा कर ही देता है, जैसे कि मेरा पेपर है, मुझे नहीं आता, या मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने एक दिन अवॉइड कर दी, या क्लास मतलब कि आज मैम ने कुछ मुझसे ज़बानी सुनना था और मैंने छुट्टी कर दी, तो वो एक नॉर्मल होगा। अगर मैं बार बार अवॉइड कर रहा हूँ, या कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को बार बार अवॉइड कर रहा है, तो वो एंग्जाइटी फोबिया या किसी चीज़ में हो सकता है। इंटेंस हो गया। अब आप कहेंगे इंटेंस आपने कैसे मेजर करना है, उसके लिए स्केल्स होते हैं, 1 to 10 रेटिंग भी ले सकते हो, कहीं में 1 to 5 भी होती है, वो स्केल से होता है, या आप काउंसलिंग सेशंस के दौरान कर सकते हो, या क्लिनिकल सेशंस के दौरान। काउंसलिंग, क्लिनिकल और ये साइकोथेरेपी, इनको भी हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। अवॉइड द फोबिक मैनर, ठीक है, लिमिटेड एक्टिविटी, इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग, वो जब हम बात की कि डिसऑर्डर होगा तो इम्पेयर इन फंक्शनिंग तो होगी। फोबिया हो गया अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया होते हैं स्पेसिफिक चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स अगोराफोबिया के, गोरा का मतलब मार्केट, ज़्यादा ओपन स्पेसेस में नहीं आप जा पाओगे, और क्राउड में आपको फियर होगा। सोशल से इसको ओवरलैपिंग करते हैं, पर इनका डिफरेंस भी हम बात कर लेंगे किसी ना किसी वीडियो में। ओपन स्पेसेस में आपको होगा, स्पेशली ये सोशल सिचुएशन से बहुत नहीं होता, तो इसलिए इसको अब सोशल फोबिया को से हम अलग रखते हैं, पर होता सोशल फोबिया के ही फीचर्स हैं। ओपन स्पेस में आपको घबराहट होगी, क्राउड में आपको एंक्शसनेस फीलिंग होगी, एम्बैरसिंग फील होगा, या आपको एंक्शस सिम्टम्स आएंगे, यू विल मेक फूल ऑफ योर सेल्फ, या आपको एंक्शस थॉट्स आएंगी। क्लिनिकल फीचर इसके बात कर लेंगे, वही का फियर होगा, आप अवॉइड करोगे चीज़ों को, एक्सेट्रा, अलोन या सबके सामने भी आप घबरा सकते हो। अगोराफोबिया के एपिडेमोलॉजी प्रेवलेंस की बात करें, लाइफ टाइम इसकी 2 to 6% है, मेल टू फीमेल रेशियो है 1 to 2, मतलब कि 1 मेल एंड 2 फीमेल्स में होता है। 50 to 75% पेशेंट को मॉर्बिडिटी जो होती है इसकी और डिसऑर्डर से भी होती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स।
ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मतलब है, पर ये एक ज़्यादा क्लिनिकल्स के लिए। अब हम बात करेंगे सोशल फोबिया की। जो हम सुनते हैं ये सोशल फोबिया, सोशल एंग्जाइटी, तो वो क्या है? आपका इंटेंस फियर, एक घबराहट ना आपको होती है लोगों में या पब्लिक सिचुएशन में जाने की। चाहे नॉन पीपल हैं जिनको आप जानते हो, उसमें भी हो सकती है सोशल फोबिया या एंग्जाइटी, या आप जिनको नहीं भी जानते। इसमें भी आपकी थॉट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम सीबीटी करते हैं एंग्जाइटी पेशेंट्स की, कि उनको थॉट्स कंट्रोल करना सिखाएं। मोस्टली उनका रिलेटेड थॉट्स से होता है, कोई कुछ कह भी नहीं रहा या कोई सिचुएशन नॉर्मली भी है सोशल सिचुएशन, तो उसमें वो घबरा रहे हैं या जाने से घबरा रहे हैं। द पर्सन फियर दैट ही विल एक्ट इन अ वे दैट विल बी ह्यूमिलेटिंग या एम्बेरसिंग होगा। तो वही बात आ गई, इसमें थॉट्स आ जाती है। जहाँ भी आप एंग्जाइटी की बात करेंगे उसमें कॉग्निशन और थॉट्स आपकी ज़रूरी शामिल होंगी। सोशल फोबिया क्लिनिकल फीचर्स आ गए। द पर्सन रिकग्नाइजेज दैट हिज फियर इज एक्सेसिव, अनरिकग्नाइजेबल। Nevertheless, he avoids all the situations in which he anticipates anxiety। ठीक है, वो अवॉइडेंस आ गई। फंक्शनल इम्पेयरमेंट आ जाएगी आपकी। ये हो गई लाइफ टाइम एपिडेमोलॉजी। 10 to 14% मेल और फीमेल में इसका रेशियो मतलब कि डिफरेंट हो सकता है। 25% पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन भी होता है। इसमें आ जाते हैं क्रॉनिक और कुछ आ जाते हैं कि नॉर्मल, मतलब के नॉन क्रॉनिक, वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। स्पेसिफिक फोबिया में आ जाते हैं आपको, जैसे हम नॉर्मल जो फोबिया की बात करते हैं, एनिमल फोबिया, ब्लड फोबिया, इंजेक्शन फोबिया, फ्लाइट फोबिया, वो डिफरेंट स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसकी एपिडेमोलॉजी हो गई। और अब हम बताएंगे स्पेसिफिक फोबिया आपकी ऑनसेट एज 55 में भी हो सकती है। फियर आपका है स्टार्ट, तो चले हम बात करें। फियर हो गया नॉर्मली, कि बहुत मतलब कि उस तरह सवेयर नहीं है। सवेयर हो रहा है तो वो डिसऑर्डर में ही या फोबिया में ही कन्वर्ट होगा, पर स्टार्ट वो फियर से ही होगा। बचपन में जितना प्रोग्नोसिस जल्दी हो जाए वो बेटर होता है। ये हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इन विच यू गेट ऑब्सेसिव थॉट्स। फिर कंपल्शन आती है, जो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बार बार चीज़ों को रिपीटेडली देखना, हाथ साफ करना, वो आपके ऑब्सेशंस में आएंगे। तो ऑब्सेशंस आपकी जो होती है वो आपकी थॉट्स होती हैं जो बार बार आ रही हैं। इनको हम साइकोलॉजिकल टर्म में ऑब्सेशंस कहते हैं। थॉट्स से मीन्स आपको कुछ भी सोच आ रही है, एंग्जाइटी एंड ऑब्सेशन। और उसके बदले जो कंपल्शन होता है, द बिहेवियर यू आर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स। ये देख लो, कंपल्शन द रिपीटेड बिहेवियर। क्लिनिकल फीचर्स हैं, द पर्सन रिकग्नाइज करता है कि उसको ऑब्सेशन और कंपल्शन हो रहे हैं। और ये दोनों में एंग्जाइटी आपको होती है, कंपल्शन, ऑब्सेशन, कंपल्शन में। एपिडेमोलॉजी इसकी होती है प्रेवलेंस के कितने लोगों में होता है। 2 to 3% अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। इट इज़ स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल दैन फीमेल्स। 2/3 ऑफ कॉज मेजर डिप्रेशन। ऑनसेट इसका ये हो गया। इसकी ट्रीटमेंट बताई हुई SSRIs आप लेते हो। पोस्ट ट्रॉमेटिक हो गया, जिसमें आपको होता है कि कोई ट्रॉमा आपके साथ हुआ है, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी ट्रॉमेटिक इवेंट, उसके बाद जो आपको इश्यूज आ रही है, जो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मत आप समझिएगा कि मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूँगा, वरना ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएंगी एक डिसऑर्डर को मैं अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊँ। क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने, परसिस्टेंट रीअकरिंग री एक्सपीरियंस ऑफ इवेंट। ये बहुत होता है कि आप वही इवेंट बार बार एक्सपीरियंस करो। कोई एक्सीडेंट हुआ है मेजर, या किसी की डेथ हुई है, या कोई आपको, कईयों को होता है सेक्सुअल आपको हरासमेंट होती है, तो तब भी आप बार बार, या रात को कुछ लोग उठ के चीखें मार रहे होते हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग द इवेंट, चाहे अवेकन स्टेट में या स्लीपिंग स्टेट में। एफर्ट टू अवॉइड रिकॉलिंग द ट्रॉमा, या उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे, या कहीं भी उसको सिमिलर बात होगी या वो सिमिलर इवेंट देखेंगे तो घबरा जाएंगे। हाइपर अराउजल भी उनका आ जाता है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये हो गया मेडिसिन। साइकोथेरेपी की मैं बात करूँगा, बिकॉज हम साइकोलॉजिस्ट सपोर्टिव थेरेपी भी दे सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपी,
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेस्ट होती है इनके लिए, और एक्सपोजर थेरेपी भी बेस्ट होती है। साइकोडायनेमिक इज़ थोड़ी आउटडेटेड, पर उसमें तो होता है आप क्लाइंट के आप अनकॉन्शियस थॉट्स रिवील कर रहे हो, तो इट्स गुड। पर आजकल बहुत ज़्यादा साइकोडायनेमिक प्रैक्टिस उस तरह नहीं होती, क्योंकि टाइम टेकिंग भी बहुत होती है। वरना अब ये भी बहुत अच्छी है उससे साइकोडायनेमिक, अगर आप अच्छे से अप्लाई करो। तो इस पे होता है कि आप जो होते हो एक्सपोजर थेरेपी, ग्रेजुअल एक्सपोजर करो या डिसेंसिटाइजेशन करो, जिसमें आप ग्रेजुअली हायरार्कल में कम से लेके ज़्यादा तक जो जो उसको एंग्जाइटी हो रही है वो चीज़ें ग्रेजुअली करो जब तक वो यूज़ टू ना हो जाए। तो तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड इट्स माय न्यू चैनल, सो डू सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफिज़।